हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 12 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 2 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आज इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 कराने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का आंसर बता दिया था और समझा दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से बताना शुरू करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बैगिंग यानी जिसे हम बुरा वस्त्रावरण भी कहते हैं या थैली लगाना भी कहते हैं, वह क्या है? तो ऐसे है कि बैगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है, पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? तो देखते हैं उत्तर। बैगिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागन में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। बैगिंग के अंतर्गत विपुंसित पुष्प को थैली से ढककर इनके वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। पादप जनन में इस तकनीक द्वारा फसलों को उन्नतशील बनाया जाता है तथा सिर्फ ऐच्छिक गुण वाले परागकण वे वर्तिकाग्र के मध्य परागण सुनिश्चित कराया जाता है। तो ये बुरा वस्त्र तकनीक में क्या करते हैं, जो विपुंसित पुष्प होता है उसको थैली से या फिर बटर पेपर से ढक दिया जाता है ताकि उस पर अवांछित परागकण नहीं बैठ सके। ठीक है, इसी को कहते हैं बुरा वस्त्र। प्रश्न संख्या है 11। त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन के लिए सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताएं। तो देखते हैं आंसर। पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, दूसरा नर केंद्रक भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से संयोजन करता है। द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर देखिए। निषेचन के पश्चात बीजांड में युग्मनज का विकास होता है। ठीक है, बीजांड से क्या होता है? बीजांड में क्या होता है? युग्मनज का विकास होता है। बीजांड के अध्यावरण दृढ़ होकर बीज आवरण बनाता है। जो आप पढ़े होंगे, बीजांड के जो आवरण होते हैं, 2 आवरण होते हैं, वही क्या होते हैं? दृढ़ हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं और बीज का क्या बनाते हैं? आवरण, यानी बीज का कवर बनाते हैं। बीजांड के बाहरी अध्यावरण से बीज कवच तथा भीतरी अध्यावरण से अंतः कवच बनता है। भ्रूण कोश में भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, अतः कोमल बीजांड कड़ा व शुष्क हो जाता है। धीरे धीरे बीजांड के अंदर की कारिकी क्रियाएं रुक जाती है तथा युग्मनज से बना नया भ्रूण सुप्तावस्था में पहुंच जाता है। सुप्तावस्था का मतलब है जब तक वह सुप्तावस्था में रहेगा तब तक अंकुरित नहीं होगा, यानी जब तक वह अंकुरित नहीं होता तब तक उसको उसका सुप्तावस्था कहते हैं। इसे युग्मनज प्रसुप्ति कहते हैं। बीज आवरण से घिरा एकत्रित भोजन युक्त तथा सुशक्त भ्रूण युक्त यह रचना बीज कहलाती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। प्रसुप्ति का मतलब है जब तक वह अंकुरित नहीं हो। ठीक है, यानी सोया हुआ रहता है, ऐसा समझ सकते हैं। अब चलिए इनमें कुछ अंतर बताना है। पहला बीज पत्रधार और बीज पत्रोपरिक। चलिए सब बारी बारी से सब में अंतर देखते हैं। सबसे पहला है बीज पत्रधार और बीज पत्रोपरिक में अंतर है। तो पहला देखिए, बीज पत्रों में ठीक नीचे तो या मूलांकुर के ठीक ऊपर स्थित अक्ष का भाग बीज पत्रधार कहलाता है। इसकी समाप्ति मूल शीर्ष में होती है, जबकि बीज पत्रोपरिक किसे कहेंगे? तो परांकुर के ठीक नीचे का भाग
बीज पत्रोपरि कहलाता है। इसकी समाप्ति परांकुर में होती है। अगला जानते हैं परांकुर चोल और मूलांकुर चोल में अंतर। स्कुटेलम के परांकुर को ढकने वाली खोखली पर्णीय संरचना परांकुर चोल कहलाती है। यह परांकुर को ढकती है। और इसमें क्या याद रखिएगा कि स्कुटेलम के नीचे भाग में मूलांकुर को ढकने वाली परत मूलांकुर चोल कहलाती है और यह मूलांकुर को ढकती है। फिर समझना है अध्यावरण और बीज चोल में अंतर। अध्यावरण बीजांड में पाए जाते हैं। बीजांड के दो बाहरी अध्यावरण कहलाते हैं। दोनों नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। बीजांड के जो अध्यावरण होते हैं, एक अंतः होता है और एक बाह्य होता है। यानी बाहर वाला बाह्य आवरण कहलाता है, भीतर वाला अंतः आवरण कहलाता है। बीज चोल में समझिए, बीज चोल बीज में पाए जाते हैं। बीज आवरण का बाहरी करा आवरण बीज चोल कहलाता है। फिर परिभ्रूणपोष और फल भित्ति में, तो बीजों में उपस्थित शेष बीजांड काय परिभ्रूणपोष कहलाता है। जबकि फल भित्ति समझिए, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार से विकसित फल का छिलका फल भित्ति कहलाता है। ठीक है, यानी जो फल का छिलका होता है उसे फल भित्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, एक फल को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो देखिए, सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, इसी कारण इसे आभासी फल कहता है। फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। आपको पता है जब अंडाशय निषेचित होता है तो वही रूपांतरित होकर के फल बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये देखिए पुष्पासन है और यही पुष्पासन वृद्धि करता है तो फल का निर्माण हो जाता है। ये बीज इसमें देख सकते हैं, अंदर जो बीज रहता है सेब के अंदर वाले, ये वाली होती है उसे फल भित्ति कहते हैं, और बाहर वाली जो ये परत है उसे मध्य फल भित्ति कहता है। प्रश्न संख्या 15 है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो देखिए, एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में पराग कोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। यानी इस तकनीक में क्या करते हैं, जो द्विलिंगी पुष्प होता है ना, उसके पराग कोश को चिमटी से काट करके अलग कर देते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं विपुंसन। यह कृत्रिम परागण की एक तकनीक है तथा इसका प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने में किया जाता है। विपुंसन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐच्छिक वर्तिकाग्र युक्त पौधों पर ही परागण हो। चूंकि आपको पता है कि इस तकनीक में क्या करते हैं हम लोग, चिमटी से काट करके पराग कोश को अलग कर देते हैं और वर्तिकाग्र को थैली या बटर पेपर से ढक देते हैं, इसलिए अनचाहा परागकण वहां पे नहीं आता है। फिर हम जो चाहते हैं जिस परागकण से उस पुष्प को निषेचित कराता है। प्रश्न संख्या है 16, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनेंगे और क्यों? तो देखिए, वृद्धि कारकों के प्रयोग द्वारा अनिषेक जनन हेतु हम केले का चयन करेंगे। क्यों केले का चयन करेंगे? क्योंकि यह बीज रहित होता है। ठीक है, तो केला में चूंकि ऐसे ही निषेचन हो जाता है, बिना युग्मक संलयन के निषेचन हो जाता है, इसलिए वृद्धि कारकों का उपयोग करके हम किसको चुनेंगे? केला को चुनेंगे, क्योंकि इसमें बीज नहीं होता है और उसमें अनिषेक जनन भी होता है। प्रश्न संख्या 17, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है जो परागकण भित्ति की रचना होती है उसमें टेपिटम की कौन सी भूमिका होती है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी 4 परतों वाली भित्ति से आवृत होती है। आपको पता है, पढ़े होंगे कि जो लघु बीजाणुधानी होती है उस पे कितने परत होते हैं? 4 होते हैं। चारों परत आप पढ़े ही होंगे, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं फिगर में। सबसे जो भीतरी परत होती है उसे कहते हैं टेपिटम। सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। और टेपिटम कोशिकाओं को विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि प्रत्येक लघु बीजाणुधानी 4 परतों वाली भित्ति से आवृत होती है, जिसमें सबसे भीतरी भित्ति, सबसे आंतरिक जो भित्ति होती है उसे टेपिटम कहते हैं
और टेपिटम क्या करती है, तो टेपिटम पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो सबसे भीतरी परत है यहाँ पे, इसी को टेपिटम कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर होता है अंतःत्वचा, अंतःस्थीयम, और फिर सबसे ऊपर होता है बाह्य त्वचा। ठीक है, इसका यहीं पे जूम करके दिखाया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं यही वाला जो परत है वो टेपिटम का है, और ये क्या करती है, परागकणों को पोषण प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 18वां है, यानी लास्ट प्रश्न है, असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है, उसे असंग जनन कहते हैं। असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन नहीं होता है। ठीक है, यानी बिना संयोजन के, बिना संलयन के निषेचन हो जाता है, उसे असंग जनन कहते हैं। अतः इसमें पौधों के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।